पहले तो आज की ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में 14 + 1 एडिशनल 15 ग्रीवेंस आई हैं, जिसके अंदर से 12 हमने डिस्पोज ऑफ करी हैं, जिसमें एक एप्लीकेंट को छोड़ के सारे सेटिस्फाइड थे। और वो एक एप्लीकेंट भी, उनकी जो समस्या थी उसका निपटारा हो गया, मगर आपसी को रीजनल वाद विवाद के कारण, और हम प्रयासरत हैं, आदेश दिए गए हैं उसको भी निपटाया जाए। 3 एप्लीकेशंस आज पेंडिंग रखी है, जिसके अंदर एक तो जो हमारे सुंदरपुर रोड की कॉलोनी का मामला था, एक बोर में पीने के पानी का मामला था, और तीसरा एक प्रार्थी जिसकी कंप्लेंट तो सॉल्व होगी कि 6 महीने बाद उसका केसीसी का लोन हुआ, मगर उससे एक हमें समस्या पता चली कि किस तरीके से एक आम नागरिक को केसीसी का लोन कराने के लिए भी 5 दरवाजे और 6 महीने इंतज़ार करना पड़ा। तो उससे अब रोहतक ज़िले की हमने सारी केसीसी की पेंडेंसी की डिटेल्स मंगाई है कि क्यों फाइलें अप्रूवल के बाद भी 3-4 महीने रोकी जाती है। साथ में 118 करोड़ से ज़्यादा की लागत से रोहतक ज़िले में लगभग 72 परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है। इसमें एमपी साहब भी निरंतर प्रयासरत थे। पीछे आपके मेयर ने भी रोहतक की मांग करी थी, और हम आगे भी रोहतक सिटी की जो रोड्स हैं, वो इनने मेरे को लिखित में 8-10 सड़कें दी हैं, वो हम पीडब्ल्यूडी के माध्यम से टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि एमसीज के अंदर धीरे धीरे फंड्स की और कई अप्रूवल्स की दिक्कतें आती हैं। और आज के अंदर लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने शिलान्यास करने का काम किया, जो प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा गति देने का काम करें। जहाँ एक सीवेज लाइन की समस्या आई थी, वहाँ पर जो आपके जॉइंट कमिश्नर एमसी हैं, उनकी अध्यक्षता में अकाउंट ऑफिसर के साथ, और उसमें 2 इंजीनियरिंग विंग्स के और एक्सचेंज की एक कमेटी निर्धारित करी गई है, जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो प्लानिंग इनिशियली अमृत के अंडर करी गई थी या जो सिविल एमिनिटीज़ फंड से करी गई थी, उस प्लानिंग में इतना बड़ा एरर कैसे रहा कि बेसिक सीवेज बिछा दिया गया और उसके बाद ये देखा गया कि फंड्स नहीं है, और उसकी वजह से आज मेन लाइन से कनेक्शन नहीं हुआ। और बैलेंस वर्क कैसे टेकअप करे, अगली कमेटी की बैठक तक उसका प्रपोजल हमारे पास लाए, और जो एररिंग ऑफिशियल थे या ऐसे मिस प्लानर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने का काम करें। मैं मानता हूँ कि जैसे 2017 से हमारा किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना अधिकार लेने के लिए प्रताड़ित था, आज मुझे खुशी है कि उसका 45,000 भी मिला, और 45,000 पे 9% के हिसाब से जो हमने तय किया था इंटरेस्ट के साथ, इस ग्रीवेंस कमेटी से पहले उसके खाते में हम ट्रांसफ़र करा पाए। और ये चीज़ अब लिखित तौर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखकर भेजूंगा कि कितने ऐसे फार्मर्स हैं जो इस मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से बैंकिंग सेक्टर से आज प्रताड़ित हैं। इसके लिए केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी सेंट्रलाइज्ड कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म बनाए कि जिससे ये निपटारे जो हैं केसीसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, इन निपटारों में और गति आने का काम हमें देखने को मिले। रैनकपुरा के अंदर जो पिछले 7 सालों से, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी पत्राचार कर रहा था जब मैं सांसद था, और डिप्टी कमिश्नर की कमेटी हमने बनाई थी। मैं धन्यवाद करूंगा उस कमेटी का, और ख़ास तौर पर बधाई दूंगा डिप्टी कमिश्नर को कि इनने दिल्ली जाकर जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है उनके साथ बैठक करी, उनकी टीम को यहाँ बुलाया, ऑल्टरनेटिव साइट विज़िट कराई, और अब जाकर मुझे उम्मीद है कि जो बूस्टिंग स्टेशन रैनकपुरा में बनना है
वो उन लोगों की भी 7-8 साल के संघर्ष के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें अप्रूवल मिलते ही ऑल्टरनेटिव साइट का हम बना पाएंगे। आपको ये नहीं लगता? देखिए, फ्लड एंड ड्रॉट के अंदर पिछले साल 1100 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे ये समस्या निपटाई जाए, जिसमें अकेली मानसून नहीं है, बहुत सा हरियाणा प्रदेश का एरिया लो लाइन आ गया है और पानी का लेवल दिन प्रतिदिन उस एरिया में ऊंचा हुआ है। वहाँ से कैसे सोलर पंप लगाकर पंपिंग करी जाए, ड्रेन्स को कैसे क्लीन करके टाइमली प्रिपेयर किया जाए, इसके ऊपर फ्लड एंड ड्रॉट में अप्रूवल आता है। एडिशनल एजेंडा फ्लड एंड ड्रॉट का जो है वो हम जल्द अप्रूव कर देंगे और जैसे ही अप्रूवल आएगा मुझे लगता है 2 पेंडेंसी जो एस्टीमेट बन के जा चुके हैं उनको भी राइट ऑफ द डे मिलेगी कि वो काम वहाँ पर शुरू हो जाएगा। पूरी तौर पर तैयारी है फ्लड की और अभी 13 तारीख को माननीय गृह मंत्री भी जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए दिल्ली में एक बैठक करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हमारी एक मांग है कि एनडीआरएफ की एक यूनिट स्टेट में हमारे प्रदेश में भी बनाई जाए, आज पंजाब में है, राजस्थान में है, मैं उसको भी ज़रूर लेकर उनके आगे रखूँगा कि एनडीआरएफ का एक यूनिट हिसार में, चाहे ज़मीन की ज़रूरत है तो हम हिसार एविएशन हब में भी उनको लैंड अवेलेबल करा देंगे कि एक यूनिट यहाँ पर, एक बटालियन यहाँ पर स्थापित करें, क्योंकि उड़ीसा के हादसे के बाद मुझे लगता है हर स्टेट को सेंटर की वो एक टुकड़ी अगर मिल जाए तो हम और अच्छा प्रिपेयर्ड ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए रहेंगे। अच्छा दुष्यंत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हर रोज ये बयान आ रहे हैं कि जिस तरह से गठबंधन मजबूरी में हुआ, आप इतने मजबूर क्यों हैं? मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये सवाल आप लोग बारी बारी पूछते हो, क्या मेरे और डॉक्टर साहब में कोई मतभेद है, मेरे और मेयर साहब में कोई मतभेद है? मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि दोनों पार्टियों का अलायंस जो था उस समय, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री अमित शाह जी, जो यूनियन होम मिनिस्टर भी हैं, उनके नेतृत्व में हुआ था और दोनों पार्टियों ने आपसी सहमति के साथ प्रदेश को कैसे स्टेबल और बेटर अलायंस चले, प्रदेश कैसे प्रगति के पथ पर चले, उसके ऊपर चर्चा करके ये निर्णय लिया था। ना मेरी मजबूरी थी ना बीजेपी की मजबूरी थी, प्रदेश को स्टेबल सरकार मिले ये ज़रूरी था और हमने दिया। और 3.5 साल में 3.5 लाख बार आप लोगों ने तोड़वाने का प्रयास किया, हमने तो नहीं तोड़ा। और मैं आज बोल देता हूँ, ना मेरे लिए ज़रूरी है ना उनके लिए ज़रूरी है। जिस दिन कोई खटास होगी मुझे लगता है आप लोगों को पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा। हम प्रदेश को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, इसलिए ही प्रदेश के अंदर आज नई परियोजनाओं के शुभारंभ भी हो रहे हैं और गति भी इन चीज़ों में मिल रही है। मैं बड़ा साफ हूँ कि प्रदेश को स्टेबिलिटी मिले, प्रदेश प्रगति पे चले, इस विचार के साथ मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है और लोग भी जो सरकार में हैं वो भी काम कर रहे हैं। जब आपने गठबंधन किया था तो आपने मीडिया से पूछा कि हम गठबंधन कर रहे हैं, टूटेगा जब भी आपने पूछोगे। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जगदीश देव ने कहा, कल जो केंद्रीय मंत्री आ रहे थे उन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष क्या कहा? मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ, क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई मजबूरी नहीं थी, जेजेपी की मजबूरी थी। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ कि किसी की मजबूरी थी नहीं थी उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ। प्रदेश के लिए ज़रूरी था, हमने किया, ना मेरी मजबूरी थी ना उनकी थी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन सर वो 3.5 साल के बाद ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, इसका क्या? मैं तो जब 3 महीने हुए थे तब से सुन रहा हूँ, ये कोई नई चीज़ नहीं है और मैं बड़ा साफ हूँ। अगर किसी के मन में कोई इच्छा है तो उसको तो मैं नहीं बदल सकता। अब जनता ये जानना चाहती है, इकट्ठे चुनाव लड़ोगे या अलग अलग लड़ोगे? ये तो बैठ के दोनों पार्टियों का नेतृत्व तय करेगा और मुझे लगता है दोनों पार्टियों की इच्छा तो यही है कि मिलके चले। अब वो बदल जाए किसी समय पे, उसको कैसे आज अनाउंस किया जाए, कैसे तय किया जाए, मुझे नहीं लगता कि ये वायबल भी है। अच्छा दुष्यंत जी, जिस तरह से सीवरेज की, पानी की और जिस तरह से सड़कों की समस्या आ रही है, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को और प्रयास करने चाहिए? देखिए, अमृत योजना के तहत जो अमृत वन में पैसा आया था उसमें जो काम प्लानिंग से होना चाहिए था, मैं मानता हूँ तो बेहतर प्लानिंग नहीं करेगी और पैसा एडिशनल नहीं आया, काम बहुत से आधे अधूरे रुके। केंद्र सरकार ने इस साल के वित्त बजट के अंदर
अनाउंस किया है कि अमृत 2 में एडिशनल पैसा दिया जाएगा, जिनमें छोटे शहर भी कवर अप किए जाएंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो प्रपोजल हरियाणा से गए हैं अमृत 2 के अंदर, उनके अप्रूवल जितनी जल्दी आ जाए उतनी जल्दी हम काम शुरू कर लेंगे। जहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं कल ही रिव्यू लेके हटा हूँ। मेरा बजट तो रोड का 3200 करोड़ था, लगभग 2400 करोड़ रुपया तो हमने सीएम अनाउंसमेंट्स और 25 किलोमीटर योजना में अब तक सैंक्शन कर दिया है। लगभग 700 करोड़ रुपया मैंने NHAI को दे दिया, जो करनाल और अम्बाड़ा बाईपास के अंदर हम 50-50 रेशो में जा रहे हैं। लगभग 1000 करोड़ की मेरे पास इन्हांसमेंट्स आ गई कोर्ट्स के द्वारा, जो चाहे आर्बिट्रेटर की आई हो, जिसमें बिटुमिन का रेट बढ़ा हो, या जिसमें स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज हुआ। उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार आज के दिन भी नई परियोजना को मंजूरी दे रही है। मुझे लगता है कि हमने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं रोके, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा के इतिहास में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज से ज़्यादा पैसा कभी नहीं लगा। और ये सरकार ने प्राथमिक तौर पर देखा है कि रोड इम्प्रूव होंगी तभी जाके इंडस्ट्री आएंगी, रोड इम्प्रूव होंगी तभी जाके लोगों को मोटरेबिलिटी बेटर मिलेगी, प्रदेश की तरक्की होगी। आज आप गुड़गांव जाओ, मुझे लगता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशों जैसा हमने बनाने का प्रयास किया है। कई जगह दिक्कतें भी आती है, पानी भर जाता है, मगर उसको भी दिन प्रतिदिन हम और बेहतर बना रहे हैं। फरीदाबाद का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो 2.5-3 साल कोर्ट में लंबित था, हमने पर्सनली बैठ के एक एक लिटिगेशन को मॉनिटर करके निपटाया। आज इंडस्ट्रियल एरिया फरीदाबाद के अंदर भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लग गया, और मैं मानता हूँ बिफोर मानसून कंप्लीट हो जाएगा। आपके यहाँ पर भी मेयर साहब मेरे पास चंडीगढ़ आए थे, रोहतक का भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो एमसी नहीं बना पा रही, क्योंकि कॉरपोरेशंस के पास टैक्सेशन की पावर थी मगर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए, तो हमने कहा है कि जो वाइडन्ड है और मेजर सड़कें हैं उसको पीडब्ल्यूडी टेक ओवर करेगी, और आने वाले समय में उनको भी हम टेक ओवर कर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आप प्रयास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार हर कदम पर पहले उल्टा कर्जा बढ़ा दिया। आपने नाम ले लिया तो बता देता हूँ। हमारे 3.5 साल में, क्यों 8 साल ही कह दूँ मैं, कोई एक इंडस्ट्री प्रदेश छोड़ के भागी हो? कहीं प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री में लाठीचार्ज करने की परिस्थिति रही हो? मैं प्राउडली कह सकता हूं कि 34,000 करोड़ का निवेश तो हम 3.5 साल में प्रदेश में ला पाए, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी प्रदेश का नहीं। आज रोजगार बढ़ेंगे, एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आएगी। आज आपके रोहतक जैसे शहर में, जहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी तो 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, सिर्फ 10 इंडस्ट्री छोड़ के गए थे। 250 प्लॉट HSIDC ऑक्शन में फुटवेयर इंडस्ट्री को फुटवेयर पार्क बनाने के लिए दे आई, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिस दिन 250 इंडस्ट्री फुटवेयर की रोहतक में स्थापित होगी, इंडिया में सिंथेटिक फुटवेयर का इंपोर्ट को हम ज़ीरो करने का काम करेंगे। आप खुद देखेंगे कैसे सिंथेटिक इंपोर्ट, जो शूज़ आज इंपोर्ट होते थे, उसकी प्रोडक्शन हब, प्रोडक्शन कैपिटल आज हरियाणा प्रदेश इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग का 70% जूता बनाता है। मैं ये मानूंगा कि सारा एक्सपोर्ट को हम इंपोर्ट को हम कन्वर्ट कर मेक इन इंडिया प्रोडक्शन पे लाएंगे, और मेक इन इंडिया से हम एक्सपोर्ट के भी अपॉर्चुनिटी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को देंगे। अगर 34,000 करोड़ आए हैं तभी लाखों रोजगार के अवसर प्राइवेट सेक्टर में भी प्रदेश में हम दे पाए। सवाल ये था कि कर्ज क्यों बढ़ रहा है प्रदेश में कर्ज तो सरकार उतार भी रही है। मैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी इतनी एक्विजिशन के बाद कोर्ट केसेस फॉलो नहीं कर पाए, एनवांसमेंट करके जिस दिन मेरे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आया था उस दिन HSIDC पे 13,500 करोड़ का कर्जा था। आज हमने उतार के 6,400 करोड़ कर दिया, और जिस दिन ग्लोबल सिटी का पहला ऑक्शन होगा ये ज़ीरो करके भी दिखाएंगे। HSVP पे CM साहब ने मॉनिटर कर 26,000 करोड़ के कर्जे को आज 12,000 पे लाने का काम किया। हम तो कर्जा उतार रहे हैं उन गलतियों का जो गलतियाँ UPA के 2 ट्रिलियन और 10 साल के शासन में रही है। अच्छा दुष्यंत जी, ये पहलवानों के मामले में एक नया मोड़ आया है। माइनर विक्टिम के फादर ने खुलासा किया है कि मोलेस्टेशन का आरोप उसने किसी कारणवश लगाया। देखिए, मैं ना तो दिल्ली पुलिस का कोई ऑफिसर हूँ ना आप। दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक दिन छप जाता है आंदोलन खत्म,
15 मिनट बाद आता है आंदोलन चल रहा है। एक दिन आप छाप देते हो कि बयान वापस लिया, दूसरे दिन चलता है कि नहीं बयान नहीं बदला। ना मुझे ये पता क्या इनिशियल 161 का बयान था, क्या बयान मजिस्ट्रेट के आगे हुआ है। लेट दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट, और टाइम बाउंड मुझे लगता है स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ उनकी बैठक होगी। टाइम बाउंड दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर अपनी कंप्लायंस जब कर लेगी तब इस पे बयान करना कोई बेहतर हो। छात्र संघ चुनाव सर बड़ा मुद्दा है, 2019 में भी आपने कहा पीछे दिग्विजय सिंह इनसो के साथियों के साथ सीएम साहब से मिल के आए थे। अभी तो एडमिशन्स चल रहे हैं, एडमिशन्स कंप्लीट हो उसको टेकअप करेंगे।